अच्छा जी, बिजनेस इन्वायरमेंट की जो सेकंड चीज है जिसके बारे में आज अब हमने बात करनी है, वो है पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ कंपटीशन। याद रखिएगा, पोर्टर ने जो एक क्या कहते हैं मैनेजमेंट सोशल साइंसेस में उसने काफी काम किया। उसने एक मॉडल बयान किया। उसने कहा जी कि अगर आप अपने कंपटीटर के ऊपर रेवलरी करना चाहते हो, कोई उसका मुकाबला करना चाहते हो, तो उसमें आपको 4 चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ता है। सबसे पहले बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर। सबसे पहले जब इसके बारे में आप बात कर लेते हो तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि Potter 5 forces analysis the frame of attempts to analyze the level of competition within the industry and the business strategy development। ये बिजनेस के अंदर स्ट्रेटजी डेवलप करने के लिए इसने एक मॉडल बयान किया और उस मॉडल के अंदर इसने डिफरेंट किस्म की चीजों को एक्सप्लेन किया। वो कहता है इट ड्राज अपॉन द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन economics to drive 5 forces that determine the competitive intensity and therefore attractiveness to the of an industry। इसमें उसने 5 चीजों का जिक्र किया और उसने कहा कि उन 5 चीजों के अगर ऊपर आप ओवरकम कर लेते हो या उन 5 चीजों के बारे में आपको पता होता है तो आप अपने कंपटीटर के ऊपर जो उनसे वो क्या कर सकते हो, competitive edge ले सकते हो। तो वो कहता है कि attractiveness in the context refer to the overall industry profitability and unattractive industry is one in which the combination of these 5 forces act drive डाउन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। वो कहता है अगर ये 5 फोर्सेस कहीं पे भी कम होंगी तो ऑटोमेटिकली वो इंडस्ट्री जो है वो कम होगी, प्रॉफिट के लिहाज से कम होगी। तो वो कहता है वेरी अनअट्रैक्टिव इंडस्ट्री वुड बी वन अप्रोचिंग pure competition in which available profit of from all firms are driven to the normal profit। बाकी तमाम के तमाम जो से प्रॉफिट्स हैं उनके अंदर इसका जो सा प्रॉफिट होता है वो सबसे ज्यादा होगा। और इसलिए चीज को उसने आगे मजीद एक्सप्लेन करते हुए, ये माइकल ई पोर्टर जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इसका लिंक था। तो इसमें वो कहता है कि 5 फोर्सेस के अंदर उसने 5 फोर्सेस का जिक्र किया। सबसे पहले वो कहता है थ्रेटन ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। याद रखिएगा, किसी भी कारोबार में अगर आपका कोई भी नया कंपटीटर आना चाहता है तो उसको कई तरह की थ्रेट्स का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। इन सारी चीजों को आगे चल के डिटेल में भी हम डिस्कस करते हैं। फिर वो कहते हैं ये थ्रेटन ऑफ सब्स्टिट्यूट्स है, मुतबादल का है। जैसे पेप्सी और कोक जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है तो दोनों का एक दूसरे का थ्रेट रहता है। बायर की तरफ से काफी ज्यादा आपके ऊपर जो है वो बार्गेनिंग पावर हो सकती है, यानी कि बायर आपको जो है वो बात कई तरह की थ्रेट्स दे सकता है। फिर उसके बाद आपकी सप्लायर की तरफ से और रेवलरी जो इनसाइड द इंडस्ट्री होती है। इन सारी चीजों को वो जो एक्सप्लेन करते हुए एक मॉडल की शक्ल में वो बयान करता है। वो कहते हैं थ्रेट्स ऑफ द न्यू एंट्री जो सी है, उन तमाम चीजों को उसने यहाँ पे एक सर्कल की शक्ल में बनाया हुआ है, मगर इनको वो अलग अलग से भी कर रहा है एक्सप्लेन। जैसे वो कहते हैं थ्रेट ऑफ द न्यू एंट्रेंट्स है, द मार्केट इज फुल ऑफ कंपटीशन। मार्केट में हर जगह पे आपको अपना कंपटीशन आएगा। नॉट ओनली द एग्जिस्टिंग फर्म पोज थ्रेट टू द बिजनेस, बाजू का जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं उनके लिए भी काफी थ्रेट्स होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं पेप्सी और कोक है तो इनके लिए कई नई थ्रेट्स आती हैं। कई बिजनेसेस जो से हैं वो सेम लेवल ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनका इनपुट और आउटपुट एक जैसा होता है। जैसे पाकिस्तान में अगर बात करता जाऊँ तो डिफरेंट जो लोकल मार्केट के अंदर चीजें जैसे गोरमे वगैरह है या डोसे वगैरह, वो अपनी बॉटलिंग वगैरह शुरू कर देता है। मक्का कोला थी, वो भी तमाम की तमाम। तो ये थ्रेट्स होती हैं टू द बिजनेस, बट द अराइवल ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इज आल्सो अ चैलेंज। उनके लिए भी चैलेंज होता है कि एक पहले से एग्जिस्टिंग फर्म को वो किस तरह से कम्पीट करेंगे। एज पर द आइडियल सिनेरियो द मार्केट इज ऑलवेज ओपन फॉर एंट्री एंड एग्जिट। अच्छी मार्केट वो समझी जाती है जिसमें हर बंदा नया अपना कारोबार शुरू भी कर सकता हो और जाने वाला अपने कारोबार को खत्म भी कर सकता हो, रिजल्टिंग इन कंपेरेबल प्रॉफिट टू ऑल फर्म्स। और उसकी वजह से तमाम के तमाम लोगों को प्रॉफिट भी हो रही हो। बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन रियल पिक्चर मार्केट। आजकल की जो दुनिया है, आजकल की जो लोग हैं, उनमें ये सारी की सारी चीजें एग्जिस्ट ऐसे नहीं करती जैसे कि लिखी हुई है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात बड़ी सिंपल सी करता जाऊं, आप ऐसा नहीं है कि किसी भी आने वाले को आने से पहले उसको कोई चैलेंज ना मिले और जो जाने वाला है उसको भी आपको कोई चैलेंज ना दो। इन रियलिटी द इंडस्ट्री हैव सम ट्रेड्स दैट प्रोटेक्ट देयर हाई प्रॉफिट, हेल्प देम इन वार्डिंग of potential new entrants by entering barrier। मेरे ख्याल से वो आने वालों के लिए कई तरह की नई बैरियर्स होती हैं, नई रुकावटें होती है, जिनके बाद उनको पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी के अंदर या पूरी दुनिया में कहीं पे भी वो चीज़ को फेस करना जो उनसे उनके लिए प्रॉब्लम होती है।
देन मुझे बात करूँ कहते थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट है, जैसे यहाँ पे पेप्सी वर्सेस कोक के बारे में बात की हुई है, तो वो कहते हैं द सब्स्टिट्यूट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट of the other industry that have to ability to satisfy similar needs. जैसे डालडा और सूफी है, ठीक है, टपाल और लिप्टन है, पेप्सी और वो क्या कहते हैं कोक है, क्या कहते हैं सुजुकी और होंडा है, ये तमाम के तमाम जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि सेम लेवल ऑफ वो एक्टिविटीज को या नीड्स को परफॉर्म करने वाले को वो क्या कर रहे होते हैं, सेटिस्फाई कर रहे होते हैं सेम नीड को। तो वो कहते हैं एग्जांपल है कॉफी कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द टी एंड इज आल्सो यूज्ड एज द कॉफी ड्रिंक इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। व्हेन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट इज चेंज द डिमांड ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट आल्सो गेट्स अफेक्टेड। अगर पेप्सी की कीमत थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो लोग कोक की तरफ जाएंगे, कोक की कीमत अगर थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो लोग पेप्सी की तरफ आएंगे। तो व्हेन द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट इंक्रीज द कंपटीशन आल्सो बी इंक्रीज एज द कस्टमर हैव मोर अल्टरनेटिव टू सिलेक्ट फ्रॉम these sources and companies to raise or low down the prices। अब मेरे ख्याल से इससे कई चीजों को वो इफेक्ट होता है कि बाज़ कीमतों को हाई करके कीमतों को लो करके वो एक दूसरे के साथ उनसे कंपटीशन को क्रिएट करते हैं, और इसी कंपटीशन को ऑब्जर्व करना ये थ्रेटन ऑफ सब्स्टिट्यूट है। थर्ड नंबर पे वो कहते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर है। इसमें याद रखिएगा आपका इनकम लेवल और आपका स्पेंडिंग बिहेवियर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर परचेसिंग पावर भी इसको कहा जा सकता है, तो वो कहता है कि दिस हैज द इंपॉर्टेंस इफेक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री व्हेन देयर मेनी प्रोड्यूसर एंड देयर इज अ सिंगल कस्टमर इन द मार्केट। जब आप साबुन बना रहे हैं तो इतने सारे लोग जो वो मार्केट में साबुन लेकर आए हुए हैं, मगर खरीदा तो उनसे वो लिमिटेड है, देन दैट सिचुएशन इज कॉल्ड मोनोपोली। तो वो कहते हैं अगर बहुत सारे प्रोड्यूसर हो और वो सिंगल कस्टमर को या सिंगल जो सा बायर उसको डील कर रहे हो तो इसको मोनोपोली का नाम दिया जाता है। इन दीज मार्केट द पोजीशन ऑफ द बायर इज वेरी स्ट्रांग एंड ही सेट्स द प्राइस। इन रियलिटी ओनली अ फ्यू मोनोपोली मार्केट एग्जिस्ट। बात बात ये होता है कि वो मार्केट में जब बायर ही नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो बायर जो है अकॉर्डिंग टू द टेस्ट अपनी चीज को डिजायर को फिर उसकी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। द बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर कंपेल्स द फर्म टू रिड्यूस द प्राइस। और जब क्या कहते हैं बायर अगर स्ट्रांग हो, उसकी पोजीशन अगर स्ट्रांग हो, तो ऑटोमेटिकली वो फिर क्या करता होता है अपने कहने के मुताबिक लोगों से कीमत को डाउन करवाता होता है। एंड मे आल्सो डिमांड द प्रोडक्ट और सर्विसेज एट द हायर क्वालिटी एट द लो प्राइस। याद रखिएगा इसको ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है कि जब आप हाई प्राइस विद हाई क्वालिटी विद लो प्राइस दे रही हूँ तो ये सबसे ज्यादा अच्छी डिमांड समझी जाती है। देन वो जो इसके अंदर फोर्थ की बात कर रहे हैं वो कर रही है बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर्स। सप्लायर्स वो जो चीजों को सप्लाई करते हैं, बेचने के लिए आपको देते हैं। सिंस द कंपनी नीड न्यू रॉ मटेरियल ऑफ द प्रोड्यूसिंग, देयरफॉर the producer have the built relation with its suppliers. When suppliers have a power in the hand, they can exert influence and produce firm by selling raw material at the higher price। वो अपनी जो सी है वो चीजों को बेचना हायर प्राइस के ऊपर भी हो सकता है। जैसे कि एक वर्ल्ड लेवल के ऊपर एक चेन स्टोर है जिसको वॉलमार्ट कहा जाता है। एज एन ऑर्गेनाइजेशन थ्राइव्स बेसिस ऑफ इट्स रिलेशनशिप विद द सप्लायर। उसका सप्लायर के साथ काफी अच्छा रिलेशनशिप है और ऑटोमेटिकली सप्लायर जो उनसे हैं फिर उसकी चीज को प्रोडक्ट को बेचने में उसकी मदद भी करते हैं। बाज़ का ऐसा भी होता है कि राइवलरी इनसाइड द इंडस्ट्री होती है। बाज़ का जो उनसे वो इंडस्ट्री के इनसाइड ही कुछ इस तरह की कंपटीशन क्रिएट हो जाती है। जैसे कि अगर इसमें बात करता है जो एक कंपनी जिसकी कई वो क्या कहते हैं डिपार्टमेंट काम कर रहे होते हैं, तो वो एक दूसरे की राइवलरी से बन जाती है। जैसे आपकी यहाँ पे एलजी है तो वो कई तरह की प्रोडक्ट्स बना रही है, वो एयर कंडीशन भी बना रही है, वो ओवन भी बना रही है, वो रेफ्रिजरेटर भी बना रही है, तो वो बात विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही राइवलरी हो जाती है। वो कहते हैं फॉर द मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड इंटेंसिटी टू द competitive rivalry is the major determinant of the competitiveness of industry। potential for factors इसके क्या हैं? substantial sustainable competitive advantage through innovation है, फिर ये इनोवेट करते हैं ताकि दूसरों से अपने आप को बेटर कर सकें। देन competition between the online और ऑफलाइन कंपनीज होती हैं। बाज़ ऐसी कंपनीज होती हैं जो अपनी सेल्स कर रही होती है चीज़ों को ऑनलाइन, और बाज़ चीज़ें होती हैं जो ऑफलाइन में अच्छी होती हैं। लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हैं वो फिर अपनी चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट पे आ जाते हैं। फिर वो कहते हैं पावरफुल कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी जो सी है ये पाथ जो सा वो अच्छे से अच्छा रखा जाए, पावरफुल रखा जाए। फर्म कंसंट्रेशन रेशियो है, फर्म जो सी वो ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करे किस चीज के ऊपर? कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर। और डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी है कि वो जितने ज्यादा अपनी चीजों को ट्रांसपेरेंट रखेंगे फ्रॉम अपर टू लोअर टू अपर, वो ऑटोमेटिकली उनके लिए राइवलरी को कम से कम करने का बायस करेंगे। अब
इसके अंदर वो एक और बात करता है 5 फोर्सेस की, तो उसने बात की जिसके अंदर उसने पांचों को पहले से बयान किया, मगर एक 6 फोर्स भी मॉडल होता है जिसको वो कैटेगरी या 6 फोर्स मॉडल इज एन एनालिसिस मॉडल यूज्ड टू गिव द होलिस्टिक असेसमेंट ऑफ एन गिवन इंडस्ट्री एंड आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चरल अंडरलाइन डाइवर्सिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कंपटीशन। याद रखिएगा ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा से रीचेक करने का तरीका होता है जिसके जरिए आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को अपने कंपटीटर के साथ ये देखते हो कि कंपटीटर की क्या प्रॉफिट है और उसकी क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, और किस तरह से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को उस प्लस पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा याद रखिएगा यहाँ पे एक चीज, अब मजीद अगर बात करते जाए कि कंपनी का जो मैक्रो एनवायरनमेंट है वो क्या होता है, तो मेजर एक्सटर्नल एंड अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। याद रखिएगा मैक्रो एनवायरनमेंट वो होता है जो कि आमतौर पर अनकंट्रोल होता है, जिसके ऊपर आप सारी की सारी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग एंड इफेक्ट्स इट्स परफॉर्मेंस एंड स्ट्रेटजीज, वो तमाम के तमाम उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी इफेक्ट होते हैं, उनकी स्ट्रेटजीज पे भी इफेक्ट होते हैं। दीज फैक्टर्स इंक्लूड द इकोनॉमिक फैक्टर्स, डेमोग्राफिकल, लीगल, पॉलिटिकल, सोशल कंडीशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। वो कहते हैं जी वो कौन सी फोर्सेस हैं आमतौर पर जो किसी कंपनी के मैक्रो एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व होती हैं, तो उसमें सबसे पहले फोर्स आती है डेमोग्राफिकली। डेमोग्राफिकली जैसे कि आपको वो यहाँ पे बता भी रहा है कि कंपनी के ऊपर कई चीजों को इफेक्ट होता है, कई चीजें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस पर बनाई जाती हैं तो वो पॉपुलेशन के साइज को देख के बनाई जाती है। पॉपुलेशन किस लिहाज से ग्रो हो रही है, एज मिक्स क्या है, यानी कि उसकी मैक्सिमम एज क्या है, मिनिमम एज क्या है, एवरेज एज क्या है, उसके बाद उसकी अर्बनाइजेशन कौन सी है, यानी कि कितने लोग देहातों में रह रहे हैं और कितने लोग शहरों में रह रहे हैं। और अगर वो ऐसा कोई है जैसे माइग्रेट होता है, जैसे पाकिस्तान के अंदर अक्सर ईरान से लोग जो हैं वो आते हैं माइग्रेट करके, या इंडिया के बॉर्डर से माइग्रेट करके आते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जो कश्मीरी हैं, ठीक है, तो वो माइग्रेशन का भी इफेक्ट पड़ता है। तो वो कहते हैं डेमोग्राफिक इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन टर्म ऑफ साइज, डेंसिटी, लोकेशन, एज, जेंडर, रेस, ऑक्यूपेशन एंड अदर स्टैटिस्टिक्स। मेरे ख्याल से मैंने पहले भी बताया। तो आगे वो कहते हैं डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट इज द मेजर इंटरेस्ट ऑफ द मार्केटर बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द पीपल एंड द मेक पीपल मेकअप मार्केट। याद रखिएगा आपने जब भी कोई चीज बनानी होती है, जैसे आपने देखा होगा कुछ चीजों के ऊपर लिखा होता है फॉर मेंस ओनली, फॉर वुमेन्स ओनली, फॉर किड्स ओनली, ठीक है। दवाई के ऊपर जैसे आप लिखा होता है कि बच्चों के पहुंच से दूर रखा जाए, तो वो ऑटोमेटिकली ये तमाम चीजें जो होती हैं वो इसलिए की जाती हैं ताकि आप अपनी मार्केट के अंदर अपने सिलेक्टेड जो सब पीपल हैं, सिलेक्टेड जो से बायर है, उनको नॉमिनेट कर सके। उसके बाद आगे वो जो बात करें वो कहते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। The economic environment consists of the factor affecting the consumer purchasing power and the spending pattern both across the within their world markets. याद रखिएगा जितना ज्यादा आप कमाओगे खर्च भी उतना ही ज्यादा करोगे, और इकोनॉमिक कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके मुल्क पास जितना पैसा ज्यादा होगा आप उतना ही कल को बेच भी सकते हो और खरीद भी सकते हो किसी भी चीज को। तो ऑटोमेटिकली एक चीज बड़ी कॉमनली कहा जाती है कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, कि डिमांड उनसे वो अपनी सप्लाई को खुद बनाती है। जितनी ज्यादा किसी चीज की डिमांड होती है ऑटोमेटिकली सप्लाई भी उसी चीज की उतनी ज्यादा होती जाती है। तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में देखा जाता है। फिर वो नेचुरल क्लाइमेट में आ जाता है। नेचुरल environment involves the natural resources that are needed at input and the marketer of the that are affected by the marketing activities। याद रखिएगा नेचुरल रिसोर्सेज के जरिए आपकी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा या ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत ज्यादा असर डाल सकती है। इसकी अगर बिग एग्जांपल देता जाऊं तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, जहाँ पे ऑयल की बहुत ज्यादा रिफाइनरीज हैं। यूएसए वहाँ पे ऑयल की बहुत ज्यादा रिफाइनरीज हैं। तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज जितने ज्यादा होंगे वो किसी भी मुल्क की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी कल्चर को डेवलप करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देन टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट है। याद रखिएगा वो कहते हैं टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट है आपकी किसी चीज का बूस्ट अप होना। तो वो कहते हैं द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज परहैप्स द मोस्ट ड्रामेटिक फोर्स नाउ शेपिंग आवर डेंसिटी। हमारी डेस्टिनी जो है इसकी वजह से बहुत ज्यादा चेंज होती है। एंड फोर्सेस दैट क्रिएट न्यू टेक्नोलॉजीज क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स एंड मार्केट अपॉर्चुनिटीज। मेरे ख्याल से जो बंदे किसी भी जगह पे मार्केट के अंदर नए ट्रेंड को, बिहेवियर को, नए फोर्सेस को देखते जाते हैं कि वो ज्यादा अट्रैक्टिव है, वो ज्यादा जो है वो यूज हो रही है, तो ऑटोमेटिकली वहां पे मार्केट के अंदर उस चीज का ट्रेंड भी ज्यादा होता जाता है। देन वो कहता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में वो कहता है द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द लॉ, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड द प्रेशर ग्रुप that influence the limit various organization and the individual in their given
सोसाइटी, गिवन सोसाइटी के अंदर कौन कौन से लोग किस चीज़ के प्रति उनसे है वो अफेक्ट हो रहे हैं, और उन चीज़ों की वजह से आपकी पॉलिटिकली इन्वायरमेंट उनसे है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमारे यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के अंदर ज़्यादातर उनसे वो लोग होते हैं जो उनसे पॉलिटिकली स्टेबल माने जाते हैं, इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा होल्ड होता है, तो ऑटोमेटिकली वो गवर्नमेंट को जो उनसे चेंज करने में या ऑर्गेनाइजेशन की जो उनसी लिमिट्स है उनको चेंज करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कल्चर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है इसके अंदर। बिग एग्जांपल जो उनसी है वो मैंने अभी आपको केएफसी और मैकडोनल्ड की भी दी। केएफसी और मैकडोनल्ड जो उनसे वो आने वाले वक्त में मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे वो किसी जगह पे मूव करता है, साथ ही उसके कल्चर को, साथ ही उसके ट्रेडिशन को भी मूव करता है। जैसे वो कहता है द कल्चरल इन्वायरमेंट इज अ मेड अप टू द इंस्टीट्यूशन, कि कल्चर का जो इन्वायरमेंट है वो इंस्टीट्यूशन को बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड देयर फोर्सेस दैट अफेक्ट द सोसाइटी बेसिस वैल्यूज, परसेप्शन, प्रेफरेंसेस एंड बिहेवियर। जैसे अब मैंने पहले भी बोला, पहले भी एग्जांपल दी, दोबारा अगर एग्जांपल देता जाऊँ तो केएफसी एक फूड वर्ल्ड वाइड फूड चेन है। जिस वक्त वो जाते हैं पाकिस्तान या किसी भी इस्लामिक कंट्री में, तो वो वहाँ पे आमतौर पर फॉलो करते हैं हलाल प्रोडक्ट को, जिसमें वो 4 चीज़ों को, बीफ को, मटन को, चिकन को, फिश को इस्तेमाल करते हैं। मगर जिस वक्त वो जाते हैं किसी भी ऐसे कल्चर में जिसमें वो क्या कहते हैं क्या कहते हैं इंडियन कल्चर है, तो इंडियन कल्चर के अंदर उनको फिर फॉलो करना पड़ता है वेजिटेशन को, या वो क्या कहते हैं दालों वगैरह के ऊपर आ जाते हैं, या फिर चिकन और वो क्या कहते हैं फिश के ऊपर आ जाते हैं। मतलब जिस वक्त वो जाते हैं इन दोनों कंट्रीज की लिमिट से बाहर, तो वो कोई भी चीज़ आपको रैप्ड और पैक करके खिला सकते हैं। तो कल्चरल इन्वायरमेंट का आपके ऊपर बड़ा इफेक्ट होता है। अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में यहाँ तक ही, इससे मजीद जो सी है वो बात करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह बात करेंगे।